नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ राजस्थान जुडिशरी में जो एमपी से सेलेक्ट हुए हैं निखिल, उनसे आपकी मुलाकात हो रही है। निखिल आपके साथ शेयर करेंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और साथ ही साथ पूरे आपकी जर्नी में कैसे आपको मोटिवेटेड रहना है उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जैसे कि राजस्थान में, तो उसे राजस्थान के परिवेश में हम लोगों ने इनको एक साफा करना है क्योंकि राजस्थान का कल्चर हमें बोलता है। और हमारे एक साथी से कहेंगे कि आके इनको माल्यार्पण स्वागत करके इनका वेलकम करें। थैंक यू मैम। थैंक यू। स्टार्ट करें? नमस्ते आप सबको, एंड स्पेशली मैम आपको नमस्ते। फाइनली आज वो है दिन कि कल से मेरी आरजेएस की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, जिसका वेट आप सब भी कर रहे हैं अभी। आप तो खैर एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं अभी, बट ये वेट भी आपको रहेगा कि किस दिन हम अकेडमी के अंदर जाएंगे। और ये वेट सच में बहुत अच्छा होता है, पर इस वेट को कंप्लीट करने से पहले क्या क्या करना होता है वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लॉ मैंने स्टार्ट किया था 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 2021 में मेरा लॉ एंड हुआ। 3 इयर्स का लॉ कोर्स था मेरा। एंड लॉ का करने का पर्पज़ ही मेरा स्टार्टिंग से ये था कि मुझे जुडिशरी करना है, और कुछ ऑप्शंस मैंने कभी रखे ही नहीं थे। एडवोकेसी, लॉ फर्म और भी जो कुछ होता है लॉ में, इंस्टीट्यूट वगैरह में, इंस्टीट्यूट का ऑप्शन भी मेरे पास नहीं था कभी। सो जुडिशरी एक ऑप्शन था। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि कौन से स्टेट का करना है। अब जैसे मैं था एमपी का। ऑब्वियसली सब स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि हम जिस स्टेट के हैं वहीं का हम देंगे। मेरा भी स्टार्टिंग में यही था फर्स्ट ईयर तक कि एमपी देंगे, पर सेकेंड ईयर में पता चला कि एमपी फाइनल सेमेस्टर अपीयरिंग स्टूडेंट्स को चांस ही नहीं देता है। सिर्फ राजस्थान इकलौता स्टेट है जो चांस देता है। अब राजस्थान और एमपी नेबरिंग स्टेट्स हैं, जिस वजह से सिलेबस में काफ़ी सिमिलरिटीज मिल जाती है हमें। सो एक तरह से बोल सकते हो कि एक ग्रीड या लालच में आके मैंने ये सोचा कि यार अपीयरिंग स्टूडेंट्स को आरजेएस चांस देता है तो पहला चांस हमें यहाँ मिलेगा। सो मैंने आरजेएस के लिए ट्राई करा, और सेकेंड ईयर से ही मैंने फुल फ्लेज प्रिपरेशन आरजेएस के लिए स्टार्ट की थी। कॉलेज से ही मैंने कभी ये नहीं सोचा कि पहले मैं लॉ एंड करूँगा उसके बाद स्टार्ट करूँगा, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँगा फिर पढ़ूंगा, नहीं। मुझे लगा था सेकेंड और थर्ड ईयर है, आराम से 2 साल में प्रिपरेशन हो सकती है। और यही अप्रोच मैं चाहूँगा कि आप सब भी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम आएगी जब, तब तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए पूरी। सो स्टार्टिंग से ही आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बेस्ट वे जो मैंने चूज़ किया था वो तो ये था कि आरजेएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने देखे, क्योंकि उसके सिवा आप ये नहीं जान सकते कि आरजेएस में पूछते क्या हैं, कैसे पूछते हैं और कितना पूछते हैं। आंसर राइटिंग पैटर्न आरजेएस में क्या होता है, हर स्टेट का मेंस का आंसर राइटिंग पैटर्न बहुत अलग होता है। एमपी का अलग है, दिल्ली का अलग है, हरियाणा का अलग है, और राजस्थान का सबसे अलग है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर में ही आपको आंसर्स लिख के आने होते हैं। सो ये माइंडसेट होना चाहिए पूरा अपना कि हमें एग्जाम जो हम दे रहे हैं उसका पैटर्न क्या होने वाला है। माइंडसेट जब ये होता है तो हमें एग्जाम समझ में आने लगती है। एग्जाम देने से पहले एग्जाम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एक्ट्स हमें पता है कि 17 से 18 एक्ट्स आते हैं प्री में, मीन्स में। बैरेट्स स्टार्ट करना है पढ़ना, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आरजेएस में चाहे प्री हो या मेंस हो, बैरेट बेस्ड क्वेश्चंस मैक्सिमम होते हैं। मेंस में भी 80 to 90% बैरेट बेस्ड ही होते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चंस कुछ होते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन वो भी, और उसमें भी आपको लिखना बैरेट ही होता है। सो मैंने ये सब देखा, पहले पूरा एनालाइज किया आरजेएस को, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करा। अब बैरेट कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब भी आपको करने से ही आएगा। कोई आपको सिर्फ बोल देगा उससे नहीं आएगा, क्योंकि आप पढ़ते रहोगे तो अपने आप एक अंदर से इंट्यूशन आता है कि मुझे कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कहाँ मुझे रुकना है, कौन से सेक्शन से नहीं पढ़ना है। ये सब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि वही सबसे बेस्ट चीज़ है। और इस एग्ज़ाम में बैरेट आपकी गीता है, इसके सिवा कोई और सोर्स ज़रूरी नहीं है। समझने के लिए ज़रूरी है कोई बुक अगर आप पढ़ रहे हो, कोई शॉर्ट नोट्स आप पढ़ रहे हो, मैम आपके साथ हैं, कोई डाउट है तो आप मैम से पूछ सकते हो, बट बैरेट गीता है बस। बैरेट मैम भी आपको यही बोलते होंगे कि बैरेट के ऊपर कुछ नहीं है इस एग्जाम में। बैरेट आपको बार बार पढ़ना है, सारे एक्ट्स की पढ़ना है। मेजर लॉस पे फोकस स्पेशली इसलिए रखना है क्योंकि उनका मार्क्स वेटेज आरजेएस में एक्स्ट्रा है। एमपी में ये फर्क है कि एमपी में हर एक्ट का इक्विवेलेंट मार्क्स वेटेज है। 16 मार्क्स का आईपीसी, 16 का सीआरपीसी, और लिमिटेशन जैसा एक्ट भी 16 मार्क्स का आता है। बट आरजेएस में ऐसा नहीं है। आरजेएस में मेजर लॉस के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, माइनर लॉस के 1 आते हैं, या फिर कभी कभी एक भी नहीं आता है। तो ये आपको सेट करके रखना, पर ऐसा नहीं कि माइनर लॉस को बिल्कुल स्किप कर देना है, क्योंकि माइनर लॉस स्कोरिंग बहुत होते हैं। आप माइनर लॉस में फुल स्कोर करके आ सकते हैं, चाहे प्री हो या मेंस हो।
सो सारे एक्ट्स को इक्विवेलेंट हार्डवर्क देना है, अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, बस कोई डाउट ना रहे एग्जाम तक। किसी भी एक्ट में, किसी भी सेक्शन में, किसी भी सब सेक्शन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि यार इस सेक्शन का मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो है या और कुछ हो सकता है। अगर ये 2 डाउट आ रहे हैं ना तो मैम से बिल्कुल करना है क्लियर, या कहीं और सोर्स से, कोई किसी बुक से पढ़ना है, कुछ भी करना है, डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वही डाउट एग्जाम में आएगा, ये बात पक्की है, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है मैम। सो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सेकेंड चीज़ पढ़ने के अलावा ये है मॉक टेस्ट, आप सबको ही पता है, प्री हो या मेंस हो, प्री में मॉक टेस्ट करना है, जो मैंने मैम के यहाँ से किए थे, बहुत अच्छे मॉक टेस्ट थे मैम के। मेंस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बार बार करनी है, ऐसा मत सोचना कि स्कूल या कॉलेज है अपना एक रात पहले करके एंड हो जाएगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और उस पर्टिकुलर स्पेस में करनी है जितनी स्पेस हमें आरजेएस के मेंस में आती है। 3 मार्कर के क्वेश्चन में उतनी स्पेस में, 4 मार्कर में उतनी स्पेस में, 6 मार्कर, 8 मार्कर और जजमेंट राइटिंग। आरजेएस की मेंस में जजमेंट राइटिंग का एक क्वेश्चन आता है क्रिमिनल में, एक सिविल में, और वो टाइम टेकिंग बहुत होता है, उस वजह से बच्चों के पेपर छूट जाते हैं, क्योंकि आपको जजमेंट राइटिंग एमपी में एक अलग से होता है पूरा पेपर 100 मार्क्स का, तो वो अलग आपको 3 आवर्स पूरे मिलते हैं, बट यहाँ 3 आवर्स में आपको एक जजमेंट पूरा लिखना है, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है कि आप पहले आंसर्स लिख रहे हो और एकदम से फिर इतना लंबा क्वेश्चन आ गया है कि आप उसको बैठ के पढ़ रहे हो, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मेंस में नॉलेज के साथ प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, सिर्फ नॉलेज के बेस पे आप मेंस नहीं क्रैक कर पाओगे, ये बात फैक्ट है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आंसर राइटिंग की, डाउट नहीं होना चाहिए, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर सब कुछ भी आ गया है आपको, फिर भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी रैंक इंप्रूव होगी, तो ये फोकस रखना है कि रैंक इंप्रूव करना। और सिलेक्शन जिस जो अटेम्प्ट दे रहे हो, हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। अटेम्प्ट बहुत मिलेंगे, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दे दो, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, वेल एंड गुड। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अब बेटा आप ये बताओ 24 आवर ये अपने आप को कैसे बांध के रख सकते हैं? इसके लिए जो आप बोलते रहते ना मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, तो बाहर से मोटिवेशन कभी मत सोचना कि कभी मिलेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी से आपको आधा 1 घंटा याद रहेगा अभी, उसके बाद बिल्कुल याद नहीं रहने वाला है, ये मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मेरे साथ यही होता था। तो मोटिवेशन खुद का होना चाहिए कि खुद को उस अकेडमी में पहुंचना है, खुद को सीट पर बैठना है, खुद को अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है, खुद को कुछ करके दिखाना है, ये मोटिवेशन होना चाहिए बस। बाकी बाहर से मोटिवेशन कभी मत करना सर्च, ये मोटिवेशन रहेगा, टाइम मैनेजमेंट अपने आप होगा, बाकी चीज़ें आपको फालतू अपने आप लगने लगेगी कि यार फ्रेंड्स के साथ बैठना ठीक है तो थोड़ा और कम कर देते हैं, इंस्टा फेसबुक अगर चल रहा है तो अच्छी बात है, वरना और कम कर देते हैं। जो चीज़ सोच ली है कि यहाँ तक पहुँचना है, तो उस चीज़ के लिए जो कुछ भी दाव पे लग जाए लगा देना, यही मोटिवेशन है बस। और ये अंदर से आना चाहिए, मैम के बोलने से नहीं आना चाहिए, किसी और की यूट्यूब पर वीडियो देख के नहीं आना चाहिए, अंदर से मोटिवेशन आ रहा है वो सबसे बेस्ट रहेगा आपका। सो टाइम मैनेजमेंट अपने आप है। और अब ऐसा मत सोचना कि आपने कितने आवर्स पढ़ाई करी है, कितने आवर्स पढ़ाई करी है, कभी किसी से पूछना भी मत, क्योंकि सबका पैटर्न अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है, सबकी फैमिली की सिचुएशन अलग होती है। आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, मैंने अपने घर पे बैठ के पढ़ी थी, तो सब अलग चीज़ें होती है। सो अपना टाइम टेबल, अपनी स्ट्रैटेजी खुद फ्रेम करो, और सब स्ट्रैटेजी अच्छी होती है, किसी की फॉलो मत करना, और ये मत सोचना कि मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी है या नहीं है, सब बेस्ट होती है। बस ये है सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, मार्क्स आने चाहिए, एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहिए, स्ट्रैटेजी जो भी हो, ठीक है। और कुछ व्हाट्सअप तो जी व्हाट्सअप तो इम्पॉर्टेंट है ही मैम वैसे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कभी फ्रेंड्स भी एंड प्रोफेसर्स भी आपके कांटेक्ट में रहते हैं, सो कुछ डाउट्स वगैरह। इंस्टाग्राम मैंने रखा था मैम ओपन, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉ के पेजेस जितने भी होते हैं उसमें, जनरल नॉलेज के और भी जितने लॉ पेजेस, सिर्फ वो फॉलो करता था मैं। मेरे इंस्टा पे आज भी किसी सेलिब्रिटी को फॉलो नहीं करता हूँ मैं, ना पहले करता था। तो ये सब जो माइंड डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें जो होती है, इंस्टा अच्छी चीज़ है अगर अच्छे से यूज़ करो तो। लॉ के पेजेस फॉलो करो, एग्जाम्स के पेजेस फॉलो करो, जीके के पेजेस फॉलो करो, जहाँ से सीखने को मिल रहा है वो चीज़ कर दो फॉलो। सेलिब्रिटीज भी फॉलो करो, बट माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए उन चीज़ों से, ये ध्यान रखना है कि पूरा गेम माइंड का इस एग्जाम में, बाकी सब फिर आप जानते ही हो। आपको क्या लगता है कि इस एग्जाम को कंप्लीट करने में इंसान को कितना समय देना चाहिए? मैम मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से 1 ईयर एटलीस्ट चाहिए मैम, 1 ईयर का टाइम चाहिए अच्छे से, वो भी बिकॉज सिर्फ 18 एक्ट्स को पढ़ के रखना इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करवाएगा, पढ़ के इनफाइनाइट टाइम्स पढ़ना पड़ता है उन्हें। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैंने इतनी बार आईपीसी सीआरपी सीपीसी कितनी बार स्टडी की होगी, सेम चीज़ को बार बार जब तक मेंस हॉल तक एग्जाम में नहीं घुसते हैं तब तक पढ़ना है आपको। सो 1 साल के टाइम इतना वक्त लगता है बहुत अच्छे से करने में, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट भी देने, मिस्टेक्स भी होगी, और ऐसा सोचना कि 1 साल में आप फुल कॉन्फिडेंट रहोगे, नहीं। 10 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे कंटिन्यू आएंगे जब आपको पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करेगा, मोटिवेशन पूरा खत्म हो चुका होगा, माइंड में ये आएगा कि अब तो नहीं हो रहा है, छोड़ दूँ ये छोड़ दूँ। उस वक्त सब बंद कर देना, बैठ जाना आराम से। 2 दिन 3 दिन बाद फिर मोटिवेशन अपने आप आएगा, अगर वाकई में सेल्फ मोटिवेशन है तो ऐसा टाइम आता है कि
लगता है कि नहीं यार नहीं हो रहा, आईपीसी याद नहीं हो रही, सीपीसी ऑर्डर सेक्शन मैम साथ में नहीं हो रहे हैं, बहुत बार लगेगा ऐसा, मुझे भी बहुत बार लगा और अभी भी आपको लगता ही होगा ये सब, सबको लगता है। तो ये मत सोचना कि मुझे नहीं हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो समझ जाना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, अगर ऐसा लग रहा है तो। और किसी को भी अगर ये लग रहा है कि मुझे सब कुछ आ रहा है तो वो थोड़ा रॉन्ग ट्रैक पे, अभी ध्यान रख लेना। बच्चों का क्वेश्चन होता है सर, हाँ। हमने पूरा पढ़ लिया, पूरा पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि कुछ याद नहीं, उस केस में वो क्या करें? ये भी सबके साथ होता है, सेम ईयर। तो वो चीज़ भी अगर ऐसी लग रही है तो समझ लेना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, क्योंकि सबको यही लगता है कि मैंने पढ़ लिया पर याद कुछ नहीं है। पर जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, चाहे आपको लग रहा है याद नहीं, पर आप आंसर लिख के आओगे। अगर आपने सेक्शन को अच्छे से समझा है, क्वेश्चन को आप समझ रहे हो और आप प्रैक्टिस की है आपने अगर, तो हर ये जो चीज़ जो मैम पूछ रही है अगर आपको लग रही है तो समझ लेना सही ट्रैक पे चल रहे हो आप, वो है। हम्म। जैसे एक टॉपिक कब खत्म हुआ हम उस टॉपिक पे करें, पर हमें कब पता चलेगा कि मतलब सही जा रहा है नहीं जा रहा, मतलब कैसे पता चलेगा? उसकी उसकी कंटिन्यूटी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेंस की आंसर की मतलब प्रिपरेशन के साथ साथ मेंस की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो कि मेंस के लिए आप जब स्टडी करना स्टार्ट करते हो, आपने फॉर एग्जांपल आईपीसी पढ़ा, अभी 2 टॉपिक 3 टॉपिक एंड हो गए, अब आप सोच रहे हो कि पहले आईपीसी इस टॉपिक में मेंस की कर लूँ, पर ऐसा करना अच्छा नहीं होता है, बिकॉज किसी पर्टिकुलर टॉपिक का मेंस की प्रैक्टिस करोगे तो वो टाइम वेस्ट है एक तरह से। आप पूरा एक्ट पढ़ो पहले अच्छे से, उसके बाद उस एक्ट के सिर्फ मेंस अटेंड करो, और 2013 से लेकर 21 तक जितने भी मेंस पेपर हुए हैं अभी, चाहे आरजेएस हो, एमपी हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, क्वेश्चन सबके निकालो, सिर्फ आईपीसी के क्वेश्चंस लिखो। एक्ट आपको पता है, मुझे एक्ट आता है पूरा, केस लॉस पता है, सेक्शन पता है, बिना कुछ सोचे उन क्वेश्चंस के आंसर लिखना स्टार्ट करो। कभी भी ये मत सोचना कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा आंसर अच्छा ही नहीं है। मैम, गलती करने वालों को सबसे पहले पता होता है कि मैंने गलती की है, बाकी लोग तो बाद में बोलते हैं। आपको अंदर से लिखते वक्त ही फील आ जाएगा कि आंसर सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके बाद खुद को जब फील हो तब मैम से पूछो या कहीं और जो भी है मैम से पूछ सकते हो ऑब्वियसली आप, तो मैम आपको बताएंगे कि इस आंसर में क्या और ऐड करना है या कम करना है, पर पहले खुद को ही लग जाएगा कि आंसर गलत जा रहा है सही जा रहा है। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हो, शुरू के 10-15 आंसर्स गलत ही होंगे, सब गलत होगा, उस वक्त इतना डिमोटिवेशन होगा कि इतना पढ़ लिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, पर 16वीं बार से 17वीं बार से फिर अच्छा होने लग जाएगा सब। ये चीज़ सबके साथ होती है। ऑनलाइन किसी का कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन में किसी का कोई क्वेश्चन? अपना हैंड रेस करो, मैं बोलने का ऑप्शन देती हूँ। आकांक्षा, कोई क्वेश्चन? आकांक्षा, विजिता, हाँ बेटा बोल, आप अपना माइक ऑन कर सकते हो बेटा, करो। हाँ बेटा बोलो। जब हमें ये लगे कि ये अब सही नहीं जा रहा है, क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, तो वापस से कैसे स्टार्ट करना है? वापस से बेयर एक्ट से स्टार्ट करना है? अगर आपको लग रहा है कि आंसर सही नहीं जा रहे हैं तो उसका रीज़न पता होना चाहिए आपको कि रीज़न क्या है इसके पीछे। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे सेक्शंस ही याद नहीं आ रहे हैं या मुझे या क्वेश्चन समझने में कुछ गलती हुई है, तो आपको ऑब्वियसली या तो उस पार्ट को, उस चैप्टर का, उस एक्ट को अगर एक बार और पढ़ लोगे तो अच्छा ही रहेगा, बिकॉज इसी के साथ आपका एक रिवीजन और होगा। गलती होने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप फिर से एक्ट पे जाओगे, फिर से उस सेक्शन को पढ़ोगे, जिससे आपका एक रिवीजन और एक्स्ट्रा होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। मतलब वे आप कोई भी कर सकते हो चूज, बस मेन टारगेट ये होना चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर अगली बार सही होना चाहिए, और वो आपको पता रहेगा कि आपको अब क्या करना है उसमें, वो चीज़ है। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन ऑनलाइन? ठीक है, चल। जी मैम। हाँ एक क्वेश्चन आया है। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम, मुझे सर से ये पूछना था कि ये कहते हैं कि पहले प्री की प्रिपरेशन करो, बाद में मेंस की करो, तो मैम कैसे कर सकते हैं, साथ में या अलग अलग? कैसे ये पूछना? अलग अलग तो नहीं करना, तो साथ में ही करना है, बिकॉज प्री और मेंस में कोई फर्क नहीं है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग तो बेयर एक्ट की ही चाहिए। फर्क इतना है कि प्री में आपको मार्क करके आना है, मेंस में आपको लिख के आना है, और यहीं पे बच्चे समझते हैं कि प्री की अलग चाहिए, मेंस की अलग चाहिए। प्री में भी एक्ट की उतनी ही अंडरस्टैंडिंग चाहिए जितनी मेंस में चाहिए। सो आप एक्ट पढ़ो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप बीच बीच में कर सकते हो, पहले प्री के पहले कर सकते हो कि हफ्ते में 1 दिन, महीने में 2 या 3 बार, पर जब प्री आपकी हो जाए तो उसके नेक्स्ट डे या उसके 2-3 दिन बाद से आपको ये नहीं होना चाहिए कि अब मुझे मेंस के हिसाब से बैरेट पढ़नी है फिर से। वो अगर करोगे तो आपकी मेंस नहीं होगी। मेंस के हिसाब से भी बैरेट, केस लॉ, सब कुछ नोट्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए। प्री के बाद सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए और रिविजन होना चाहिए, और कोई तीसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए।
ये चीज़ ध्यान रखना है बस। ये पूछ रही है कि अभी जो ये स्टडी करते हैं अभी इसको प्री प्लस में साथ साथ चलाना चाहिए, अभी सिर्फ प्री करना चाहिए? वही ना मैम कि बिकॉज दोनों में पढ़ना तो एक्ट ही है मैम, सो पढ़ना एक्ट ही है और इतनी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ो कि अलग अलग कुछ नहीं होता है। प्री मेंस अलग अलग सिर्फ उनके एग्जाम की स्ट्रैटेजी होती है। प्री में आपको मार्क करने वाले मॉक टेस्ट देना है, मेंस में आपको लिखने वाले मॉक टेस्ट देना है। पढ़ना साथ में ही होता है क्योंकि अलग कुछ पढ़ नहीं सकते हो आप, वो चीज़ है। बस पैटर्न देखना कि प्री में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मेंस में एक लिमिटेड पार्ट होते हैं हर एक्ट के जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी बस, वो है। तो एक बार हम सबकी तरफ से निखिल और निखिल की फैमिली को बहुत सारी बधाई। थैंक यू मैम। और उम्मीद करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ जल्दी आप सबको और आप सबके घर वालों को बधाई दूँ आने वाले Welcome. दिन से। थैंक यू, थैंक यू, बोलो तथास्तु। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम।